हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो इंजन के पावर पर बेस्ड है। तो ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से है न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंजन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक इंजन है जिसका मास कितना है 1000 किलोग्राम है और यह क्या कर रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ाई कर रहा है। यानी कि ये चढ़ रहा है। ये रहा हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये जो आप देख रहे हो ये इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर ये इंजन जो है जिसका 1000 किलोग्राम मास है ये जो है चढ़ रहा है। कितना स्पीड है इसका, तो इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है आगे अब कहा जा रहा है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये एंगल जो बना रहा है इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ, वह एंगल है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना सरफेस का, यानी कि ये जो आपका ब्लॉक है, ये जो इंजन है आपका और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों के बीच में कितना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू, वह है 0.1। क्लियर है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ इंजन। तो कह रहा है कि ये जो इंजन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रहा है इसकी पावर कितनी होगी, वो कैलकुलेट कीजिए, वो पता कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग का क्या काम है, एफबीडी ब्लॉक, ब्लॉक मैंने लिख दिया है गलती से, ये इंजन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस इंजन का क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस इंजन का। ये इंजन है, ठीक है, ये गलती से ब्लॉक टाइप हो गया। ठीक है, तो इसका जो एफबीडी हम बनाएंगे उसके बाद क्या करना है हमको, ये रहा इसका एफबीडी, आप देख रहे हो ये इसकी एफबीडी हुई एम। अब एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस कंसिडर किए गए हैं, देखिए एफबीडी क्या होता है, एफबीडी किसी भी बॉडी का जब आप एफबीडी बनाते हो यानी फ्री बॉडी डायग्राम, तो उसमें उन तमाम फोर्सेस को आप दिखाते हो जो उस बॉडी पे लग रहे हैं। वो बॉडी कौन कौन से फोर्सेस लगा रहा है उसको नहीं देखा जाता है, बल्कि यह देखा जाता है कि उस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, यही वह एफबीडी। तो इस इंजन का एफबीडी अगर बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए, एक ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इस ब्लॉक पे लग रहा है, इस इंजन पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, दूसरा लग रहा है ये जो आपका इंजन है इसका वर्टिकल के अलोंग ठीक नीचे के तरफ लगेगा डाउनवर्ड वेट फोर्स। ठीक है, तीसरा फोर्स जो इस पर लगेगा वह है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि बोल दिया है कि ये जो इंजन है और जो इंक्लाइन प्लेन है दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वह 0.1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वह कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर लग रहा है इस इंजन और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये हमेशा इस इंक्लाइन प्लेन के रिलेटिव में जो इस इंजन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको अपोज करेगा। तो इस इंक्लाइन प्लेन, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके रिलेटिव में इंजन जो है किधर जा रहा है, ये एस पॉइंट से फाइनल एल पॉइंट के तरफ जा रहा है। तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वह किधर होगा, अपोजिट होगा, यानी एल पॉइंट से यानी एल से एस के तरफ होगा, यानी डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। एक और फोर्स है जो इस इंजन पे लग रहा है, जो इस पूरे इंजन पे लग रहा है, वह खुद ये इंजन लगा रहा है। ये इंजन अपनी शक्ति से जो है एफ इंजन फोर्स लगा रहा है ना। इसको डिनोट किससे किए, एफ इंजन से, यानी इंजन जो ऊपर के तरफ चढ़ने के लिए जो है एक फोर्स लगा रहा है, वह फोर्स है एफ इंजन, है ना, ताकि इंजन खुद को आगे बढ़ा सके। ठीक है, और यही बात है इसमें। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो इंजन है कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से जो है ये ऊपर चढ़ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो इसकी स्पीड घट रही है ना बढ़ रही है। ठीक है, और ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है। आप एक चीज़ और देख लीजिए कि इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या किए हैं, एमजी के ये जो डाउनवर्ड वेट फोर्स है इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लिए। एक कंपोनेंट जो नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग है जो कि हो गया एमजी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो है दूसरा कंपोनेंट
एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे के तरफ जाएगा, और एम जी कॉस थीटा ये थीटा एंगल बनाएगा किसके साथ, एम जी के साथ। थीटा यहाँ क्या हुआ, थीटा यहाँ ये एंगल हुआ, यानी ये जो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वह थीटा एंगल बना रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये जो एम जी कॉस थीटा होगा ना, तो इसमें जो ये थीटा है ये भी 30 डिग्री होता है ना। तो ये सब हम लोग को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल में। तो चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम कंसिडर कर रहे हैं अब हम लोग इसका। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहा जाता है, किसी भी बॉडी के लिए जब वर्क एनर्जी थ्योरम बनाते हैं ना, तो ये एक ही बात कहता है कि उस बॉडी पे जो तमाम फोर्सेस लग रहे हैं उनके कारण जो वर्क किया जा रहा है, टोटल वर्क उन सभी फोर्सेस के कारण वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा उस बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, उसके बराबर होगा, है ना। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बात जान लीजिए, ये जो वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर होता है ना, इसमें पेचीदा सवाल जब आप देख लीजिए कि काफ़ी परेशानियां हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जा रहा है, मतलब इस तरह का जो दाव पेच से भरा हुआ सवाल होता है। और उसमें कह रहा है कि इंजन का पावर निकालिए, तो कुछ नहीं करना है। देखिए अमूमन क्या होता है, अमूमन पावर का मतलब होता है वर्क डन बाय टाइम, है ना। लेकिन इसमें पावर निकालने में आपके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन ये जो चाबी है ना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, ये मास्टर की है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का। अगर आप कहो ना कि कौन सी ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है, तो ज़्यादातर ताले को खोल सकती, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर ताले को खोल सकती है, लेकिन हाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने में सक्षम है। 95% प्रॉब्लम आपका वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का जो है ना कहीं वो इस वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड रहता है। और इसका सहारा जब आप लोगे ना, चुटकियों में सॉल्व करोगे, चुटकियों में, बिल्कुल आसान से। अभी देखना कितना मज़ा आएगा। तो क्या हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए, क्या कर रहा है, सभी फोर्सेस के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है ना, वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है, ठीक है। तो सभी फोर्सेस कौन कौन से भाई, देखिए एक फोर्स तो हमारा हो गया ये नॉर्मल रिएक्शन जो अभी अभी आपको बताए थे, इसके द्वारा वर्क डन क्या हो गया, वह हो गया WN। फिर एक हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, इसके द्वारा वर्क डन क्या हो गया, वह हो गया WF। एक फोर्स हो गया इस वेट फोर्स का जो कंपोनेंट है किस, इसके अलोंग नॉर्मल रिएक्शन वाला एक्सिस के अलोंग जो ये कंपोनेंट है mg cos थीटा, ये भी तो इसके द्वारा भी वर्क डन निकाल सकते हैं, वह हो गया वर्क डन बाय mg cos थीटा। फिर एक कंपोनेंट mg का, ये भी है mg sin थीटा, जो कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, तो इसके द्वारा भी वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया वर्क डन बाय mg sin थीटा, है ना। अब जब दोनों कंपोनेंट के कारण हम वर्क डन निकाल लिए, तो इस mg के कारण वर्क डन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये दोनों कंपोनेंट कंसिडर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेशन में ये दोनों कंपोनेंट हो गया, मतलब mg का खेल खत्म। अब क्या आया, एक और फोर्स लग रहा है ये इंजन के द्वारा, ये F इंजन फोर्स लग रहा है, ये भी तो वर्क करेगा। तो इसके द्वारा किया गया वर्क हो गया वर्क डन बाय इंजन, यानी W इंजन, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई अगर आप इतना सा काम कर लिए ना, समझो आप बाजी मार के आओगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन क्या होगा, आप जरा सा सोचो। वर्क डन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, यह होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा क्या हो गया, यहाँ हो गया फोर्स, ये जो फोर्स हुआ ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है ऊपर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। तो आप नॉर्मल ऊपर ये लग रहा है 90 डिग्री के एंगल पर, किसके साथ, इंक्लाइन प्लेन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये रहा 90 डिग्री का एंगल। और डिस्प्लेसमेंट इसी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो रहा है, किधर से किधर, S से L के तरफ हो रहा है। इनिशियल पॉइंट क्या हुआ हमारा, S हुआ, फाइनल पॉइंट क्या हुआ, L हुआ। तो हमारा जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ SL, हाँ, इनटू कॉस, है ना, इनटू कॉस
क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन और एसएल डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट हुआ एक तरह से। मतलब ये क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और एसएल वेक्टर दोनों तो वेक्टर ही है, तो दोनों के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट हुआ, तो ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या निकला, वह रिजल्ट हो गया नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड एसएल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सब मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू cos 90 डिग्री। तो ये cos 90 डिग्री क्या दे देगा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो हमारा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, डाउन द प्लेन लग रहा है, और हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का किधर हो रहा है, अप द प्लेन, है ना, ऊपर जा रहा है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एस एल हो रहा है, यानी एस पॉइंट से एल पॉइंट पे जा रहा है, एस हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल से फाइनल की तरफ, एस एल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स एफ हो गया। दोनों वेक्टर के बीच में, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस से एल के तरफ जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये जो नीचे के तरफ जो ये फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर है ना, नीचे के तरफ इधर लग रहा है क्या हमारा फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर के तरफ हो रहा है, जो कि हो गया एस एल वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर जो हमारे हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो वही 100 cos 180 डिग्री यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब आता है कि ये जो mg cos थीटा है, ये जो कंपोनेंट है mg का, इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो ये हमारा हो गया mg cos थीटा। mg cos थीटा जो है इस इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला वेट फोर्स का कंपोनेंट तो बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो हम ये जो कंपोनेंट है, अगर हमको इसके द्वारा वर्क डन निकालना हो, यानी वर्क डन बाय द कंपोनेंट mg cos थीटा, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा mg cos थीटा, ये फोर्स हो गया mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, SL डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनटू cos क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये cos 90 डिग्री होने पर क्या हो गया, ये जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। समझ रहे, ये cos 90 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया mg cos थीटा कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के बीच में एंगल हुआ cos 90 डिग्री। तो अब हम लोग यह निकालेंगे कि ये जो mg sin थीटा कंपोनेंट है, इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, कौन सा, ये वाला कंपोनेंट के द्वारा वर्क डन कितना होगा mg sin थीटा। तो आप देख लो mg sin थीटा किधर लग रहा है, नीचे के तरफ लग, इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है एस से एल तक, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो mg sin थीटा नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऊपर की तरफ, तो दोनों वेक्टर क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, नीचे के तरफ हो गया आपका mg sin थीटा, ठीक है, और ऊपर के तरफ आपका क्या हो गया, ऊपर जो है हो गया आपका SL डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग cos 180 डिग्री, सॉरी यहाँ पर cos छूट गया है, तो ये क्या हो गया cos 180 डिग्री हो गया। और cos 180 डिग्री क्या होता है, यह होता है माइनस हो जाता है, -1 होता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब देखिए वर्क डन बाय इंजन कितना हो जाएगा, तो इंजन के द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है, इंजन देखिए ये जो इंजन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वह है एफ इंजन। एफ इंजन किधर लग रहा है, ऊपर के तरफ, अप द इंक्लाइन प्लेन, है ना। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ऊपर के तरफ लग रहा है ये एफ इंजन, यानी इंजन इतना फोर्स लगा रहा है ऊपर के तरफ, तो इसके द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा, तो एफ इंजन फोर्स जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे SL डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इंजन ऊपर के तरफ लगा रहा है एफ इंजन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट एस से एल के तरफ ऊपर के तरफ हो रहा है। तो दोनों वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों पैरेलल वेक्टर हो गया, यानी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग ये भी निकल गया, ये हो गया वर्क डन बाय इंजन, है ना, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर फिर छूट गया है इस जगह जो है हम लोग cos
180 डिग्री लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ये तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो हट जाएगा। एफ इंटू एस एल कॉस 180 डिग्री, हम लोग जानते हैं कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1। तो यहाँ पर क्या लगा दिए, इस जगह लगा दिए माइनस साइन, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू एस एल डिस्प्लेसमेंट प्लस ये भी क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, हट गया, एम जी साइन थीटा, ये हो गया हमारा एम जी साइन थीटा एस एल, है ना, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट एस एल, और कॉस 180 डिग्री क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पर देख लो ये माइनस साइन हम दे दिए, ठीक है। अब जो है एफ इंजन इंटू एस एल इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये हमको क्या देगा, ये पूरा का पूरा हमको क्या देगा, एक तरह से ये देगा हमको वर्क डन बाय द इंजन। तो हम यहाँ पर लिख दिए वर्क डन बाय इंजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे इतना भी लिख सकते। यही तो हमको निकालना है कि इंजन कितना वर्क करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वह होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, साइंस की दुनिया में चेंज जब बोलते हैं ना कि चेंज कितना हुआ, तो चेंज मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। किसी भी चीज़ का जब आप चेंज निकालते हैं तो आप यह पता करो कि उस चीज़ का फाइनल वैल्यू क्या है, उसमें घटा दो उस चीज़ के इनिशियल वैल्यू को, तो आपको उस चीज़ में कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया, वो निकल जाएगा। यही तरीका है चेंज निकालने का। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, तो उस हिसाब से हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, वह होगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जब ब्लॉक है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि ये ब्लॉक जो है, ये जो इंजन है ये एस से एल पॉइंट के तरफ, यानी अब द इंक्लाइन प्लेन, ये इंजन जा रहा है किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों, क्योंकि हमारा स्पीड तो बदल ही नहीं रहा है, स्पीड जो हर समय 10 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट है। यानी चेंज क्या होगा काइनेटिक एनर्जी में, जीरो, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, कांस्टेंट रहेगा ये काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, ये हो गया वर्क डन बाय इंजन, ये हो गया एम जी साइन थीटा इंटू एस एल, ये हो गया माइनस एफ इंटू एस एल, आगे में यहाँ भी माइनस लगा हुआ है। तो हम इस इक्वेशन को, ये जो ऊपर में जो आप इक्वेशन देख रहे हो, आप जो ये ऊपर में इक्वेशन देख रहे हो, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है इंजन का पावर कैलकुलेट करना है। ये वर्क डन बाय इंजन निकल गया, पावर निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वर्क डन बाय इंजन जो है ना, इसको एक तरफ कर दिए और बाकी को, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो उठा के इसको आरएचएस में लाए राइट हैंड साइड में, तो दोनों पॉजिटिव हो गया, है ना। अब ये हमारा इक्वेशन रूप ले लिया, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, अब हमको कह रहा है कि ये जो इक्वेशन हम लोग हासिल किए इसको टाइम टी से डिवाइड कर दे। मान लीजिए कि एस पॉइंट से एल पॉइंट तक जाने में, यानी कि पूरा चढ़ाई चढ़ने में इस इंजन को कितना समय लग गया, मान लीजिए कि इसको लग गया टी टाइम, यानी ये जो एस एल डिस्प्लेसमेंट है इसको कवर करने में इंजन को समय लगा, टी टाइम लग गया। तो जब इंजन को ये एस एल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टी टाइम लग गया, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी। अब इसी टी टाइम से ये वाले इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, तो इसका एलएचएस में हो जाएगा वर्क डन बाय इंजन डिवाइडेड बाय टाइम, और इधर क्या हो जाएगा, इधर टाइम एक इस टर्म में लग जाएगा एफ इंटू एस एल बाई टी, और एक टी इस टर्म में डिनोमिनेटर के रूप में चला जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू एस एल बाई टी, क्योंकि दोनों साइड ना टी से डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो वर्क डन ऑफ द बाय द इंजन डिवाइड किए जब टी टाइम से, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको इंजन का पावर देने लगेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम इंटरवल, है ना। और एस एल बाई टी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एस एल बाई टी, यहाँ भी एस एल बाई टी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, एस एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है, टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वह होता है वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ भी एस एल बाई टी है, तो यहाँ भी क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। और वर्क डन बाय टाइम ये क्या होता है, पावर होता है, तो ये हो गया पावर ऑफ इंजन। अब यही तो सवाल हमको पूछा गया है कि इंजन का पावर क्या है, उसको कैलकुलेट कीजिए। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें
तो क्या होगा, इंजन का पावर हमको निकल जाएगा। तो इंजन का पावर क्या होगा, देखिए ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F और ये हमारा V वेलोसिटी। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, वह होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये जो इंजन है ना तो इस नॉर्मल रिएक्शन के लॉन्ग इधर जा रहा है, ना ही नॉर्मल रिएक्शन एक्सिस के लॉन्ग इधर आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ना ठीक इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी। ये जो mg cos थीटा क्या है, इस डाउनवर्ड वेट फोर्स का कंपोनेंट है, किस एक्सिस के अलॉन्ग, इस नॉर्मल रिएक्शन एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया म्यू, ये हो गया v, ये mg sin थीटा इंटू v, ये लिख दिए। अब सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, है ना, इंजन का वैल्यू निकालने के लिए सारा वैल्यू पुट करेंगे। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1। ये जो इंजन है इसका मास कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉस थीटा को यहाँ पर लिख दिए, है ना, थीटा यहाँ 30 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी सॉल्व करेंगे। और वेलोसिटी स्पीड जो है ट्रेन, ये जो इंजन है इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है। यहाँ भी सारा वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमको गौर से देखिए हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रहा है 0.1 इंटू 10 टू द पावर 5 कॉस थीटा, है ना, और इधर मिल रहा है 10 टू द पावर 5 साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या है 30 डिग्री है एंगल, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा का, वह हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। और साइन थीटा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या हो गया, वह हो गया हाफ। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, पावर जो इंजन का वह क्या हो जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो इंजन का पावर क्या मिलेगा हमको, कुछ इस तरह से ये अब सॉल्व हो रहा है ना। तो फर्दर जब इसको सॉल्व किए तो ये मिलेगा हमको, है ना, ये हो गया हमारा √3 क्या हो गया 1.73 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारा वैल्यू आ गया, फर्दर सॉल्व किए तो ये आ गया वैल्यू, और फर्दर सिंप्लीफाई और कर दिए तो ये हमारा हो गया, तो ये हो गया हमारा 5.865 इंटू 10 टू द पावर 4 वाट। यही हो गया इंजन का पावर। और इस प्रकार जो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का ट्रिक लगा करके इस सवाल को सॉल्व कर लिए। तो मेरी इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये जो वर्क एनर्जी प्रॉब्लम, वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर होता है, इसमें देखिए अगर आपको पावर सिंपल फार्मूला से निकल रहा है, पावर का सबसे सिंपलेस्ट 2 ही फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, कोई किसी भी चीज़ का पावर निकालने का है ना तो वर्क डन बाय टाइम, एक फार्मूला ये है आपका पावर का। ठीक है, पावर का एक फार्मूला ये होता है वर्क डन बाय टाइम, और पावर का एक और फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला होता है फोर्स इन सॉरी तो दूसरा फार्मूला होता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी हमको क्या देता है, पावर देता है। अगर आपको लगे ना कि सवाल बहुत पेचीदा है और ये सिंपल इस 2 फॉर्मूला से तुरंत निकलने वाला नहीं है, तो पक्का समझ जाओ सवाल आपको इशारा कर रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का सहारा ले। ये है मास्टर की वर्क एनर्जी थ्योरम। छोटा सा है ये इक्वेशन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बड़ा आसान है, इसको याद रख सकते हैं। ये आपके बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको छुटकारा दिला सकता है। और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने का ट्रिक क्या है, जिस बॉडी के लिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम बना रहे हो उसका सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाओ, और उस फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्सेस हैं उनको दर्शाओ, और हर एक फोर्स का वर्क डन निकालो, है ना। जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस हिसाब से हर फोर्स का जो है ना क्या वर्क कर रहा है हर फोर्स वो निकाल लो, सबको एक तरफ जोड़ लो, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस सॉल्व करो, चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा ये प्रॉब्लम, ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और क्या,
और बस अगले दिन का इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो फिर आएगा, है ना, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।